तो अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम लोग दोनों के बीच के रिलेशन को देखेंगे। मतलब हम लोग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे। तो अगर हम लोग देखें मोमेंटम का जो रिलेशन होता है वो होता है पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी। मतलब जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर जो एम है वो बॉडी का मास है, जो वी है वो है बॉडी की वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर जो वी स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर कंसीडर किया जाता है काइनेटिक एनर्जी के केस में, मगर मोमेंटम के केस में हम लोग सिर्फ वेलोसिटी कंसीडर करते हैं एम बॉडी के मासे से। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है और जो मोमेंटम होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग सबसे पहला यहाँ मोमेंटम के लिए हम लोग रिलेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मोमेंटम का जो इक्वेशन होगा पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर, इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे स्केलर फॉर्म में पी इज इक्वल टू एम वी। अभी इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, इसका हम लोग कंसीडर करेंगे स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन के हेल्प से हम लोग मोमेंटम के लिए इक्वेशन बना रहे हैं। तो जब इसको हम लोग इसका जब स्क्वायर कर देंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अगर हम लोग देखिए जो एम स्क्वायर और जो वी स्क्वायर है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से मोमेंटम के लिए इक्वेशन बना रहे हैं। फिर उसके बाद मोमेंटम के इक्वेशन के हेल्प से काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर जो एम स्क्वायर जो वी स्क्वायर है एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये एग्जैक्टली बराबर में होने वाला है टू एम हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब ये जो टू एम हाफ एम वी स्क्वायर है जो कि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करने वाले मोमेंटम के लिए इक्वेशन। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है हाफ एम वी स्क्वायर, ये एक्जैक्टली बराबर है एम स्क्वायर वी स्क्वायर के। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। मतलब ये जो पूरा जो इक्वेशन है टू एम हाफ एम वी स्क्वायर, ये एक्जैक्टली बराबर है एम स्क्वायर वी स्क्वायर के। तो अगर इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं टू एम हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर, तो यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो हमें मिल जाता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो सेम हमें मिल गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर टू एम हाफ एम वी स्क्वायर। अगर टू टू को कैंसिल कर दे तो हमें मिल जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो टू एम हाफ एम वी स्क्वायर वो एम स्क्वायर वी स्क्वायर के बराबर में। तो यहाँ पर जो एम स्क्वायर वी स्क्वायर है वो टू एम हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर में। तो हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो है काइनेटिक एनर्जी ई के, पी इज इक्वल टू रूट टू एम ई के। तो यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हमने मोमेंटम के लिए बना लिया इक्वेशन। सिमिलरली अभी हम लोग मोमेंटम का यूज़ करते हुए काइनेटिक एनर्जी के लिए बनाएंगे इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशन भी है उसको कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेशन बी को कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम इंटू ए के, ई के इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर टू एम। तो यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए बना लिया इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच के डिफरेंसेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। तो अगर हम लोग देखें बेसिकली मोमेंटम क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। सबसे पहला जैसे कि हमने ये केस कंसिडर किया था इलास्टिक कलीजन का केस। इलास्टिक कलीजन के केस में हमने ये देखा था कि एक बॉडी होती है स्पीयर और मार्बल का हमने केस कंसिडर किया था। तो हमने स्पीयर और मार्बल के एक केस में कंसिडर किया था कि जो मार्बल होता है वो बाउंस बैक खा जाता है और उस केस में जो स्पीयर होता है वो रेस्ट पोजीशन में होता है। और दूसरे केस में हमने ये देखा था जब मार्बल और स्पीयर का कलीजन होता है तो जो मार्बल की जो वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी वो स्पीयर के इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स ज़्यादा होती है। हमने एक केस कंसिडर किया था। तो अभी हम लोग वही केसेस को कंसिडर करते हुए आगे हम लोग मोमेंटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी हमें ये बताती है, काइनेटिक एनर्जी शोज द मोशन ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी हमें ये बताती है कि बॉडी का मोशन कितना है। अगर बॉडी का मोशन ज़्यादा होता है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर बॉडी का मोशन कम होता है तो जो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हमें ये बताती है कि बॉडी का मोशन कितना है। मोशन ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और अगर मोशन कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। यहाँ पर हम लोग जो स्पेसिफिकली जो मोमेंटम की बात कर रहे हैं वो है लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम हमें ये बताता है कि बॉडी मोशन के टाइम पर कितना फोर्स एक्सर्ट करने की टेंडेंसी रखती है। मतलब अगर बॉडी का अगर मोशन हो रहा हो तो मोशन के टाइम पर या फिर मोशन के दौरान जो बॉडी है वो फोर्स एक्सर्ट करने की टेंडेंसी कितनी रखती है वो होता है लीनियर मोमेंटम। अगर बॉडी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर सकती है या फिर बॉडी की अगर फोर्स एक्सर्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। बॉडी की अगर फोर्स एक्सर्ट करने की टेंडेंसी कम है तो जो बॉडी का जो मोमेंटम है वो कम होने वाला है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो हमें ये स्पेसिफिकली बताता है कि बॉडी की फोर्स एक्सर्ट करने की टेंडेंसी कितनी होने वाली है बॉडी के मोशन के टाइम, वो बेसिकली होता है मोमेंटम। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल, वही ये है स्पीयर और ये है मार्बल, दोनों पे लग रहा है कांस्टेंट फोर्स।
दोनों पे लग रहा है कांस्टेंट फोर्स, ये है स्फीयर, ये है मार्बल, दोनों पे लग रहा है कांस्टेंट फोर्स एफ एफ। तो अगर दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है और दोनों का मासेस में है डिफरेंस, ये जो स्फीयर का जो मास है वो है मैसिव और ये जो मार्बल का जो मास है वो है नेग्लिजिबल, तो दोनों पे लग रहा है सेम फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर करें जो मार्बल होगा, मार्बल की जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होने वाली है, मगर ये जो स्फीयर की जो वेलोसिटी होगी वो कम होने वाली है। मगर ये जो स्फीयर का जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा होगा और ये जो मार्बल का जो मोमेंटम होगा वो कम होगा। तो मोमेंटम में डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, और या फिर ये जो मार्बल की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा। अगर मार्बल की वेलोसिटी ज़्यादा है तो बेसिकली जो मार्बल का जो मोशन है वो ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हमने देखा था जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो तभी हम लोग बॉडी के मोशन के बारे में ही डिस्क्राइब कर रहे थे। या फिर आगे अगर हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे अगर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो बॉडी का मोशन ज़्यादा होता है। तो ये जो मार्बल की जो वेलोसिटी वो ज़्यादा है, इसका मतलब जो मार्बल का जो मोशन है वो ज़्यादा है और ये जो स्फीयर है इसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो बेसिकली हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक और एक स्फीयर, यहाँ पर हमने S2 स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसका जो मास है वो S1 स्फीयर के बराबर में। तो जब ये S1 स्फीयर S2 स्फीयर से कोलाइड कर जाएगा तो ये जो S2 स्फीयर होगा वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाएगा, क्योंकि जो S1 स्फीयर है उसका जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है। मोमेंटम ज़्यादा है मतलब जो S1 स्फीयर की जो फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो S2 स्फीयर है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाएगा। मगर ये जो S1 स्फीयर है इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी कम होने की वजह से ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा या फिर ये ज़्यादा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब इसकी वेलोसिटी कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है इसका मतलब इसका मोशन ज़्यादा नहीं है, इसका मोशन ज़्यादा नहीं है बोल के ये मतलब ये जो ज़्यादा डिस्टेंस है वो नहीं कवर कर पाएगा। या फिर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इसका जो मोमेंटम है मोमेंटम ज़्यादा है मगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से इसका मोशन कम है। मगर ये जो मार्बल है इसका मोशन ज़्यादा है मगर इसका मोशन ज़्यादा है और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है। मतलब इसकी जो मार्बल की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो मार्बल का जो मोशन होगा वो ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब ये मार्बल जब ये S2 स्फीयर से कोलाइड कर जाएगा तो जो मार्बल होगा वो अपनी पोजीशन से बाउंस बैक खा जाएगा। ये हम लोग प्रैक्टिकली भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो मार्बल होगा वो अपनी पोजीशन से बाउंस कर जाएगा, फिर अपनी जो पोजीशन है उससे अपनी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट में जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा मार्बल का। मतलब जब ये मार्बल स्फीयर के साथ कोलाइड करेगा तो ये जो S2 स्फीयर होगा अपनी पोजीशन से ना ही डिस्प्लेस करेगा मगर ये जो मार्बल होगा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मगर जो मार्बल है वो फिर भी कुछ पार्ट ट्रैवल करेगा या फिर जो मार्बल है वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं आने वाला है, क्योंकि जो मार्बल की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा मार्बल और स्फीयर पे लग रहा है सेम फोर्स, मगर जो स्फीयर का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है, मार्बल का मोमेंटम कम है, मार्बल की वेलोसिटी ज़्यादा है, मार्बल की वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से मार्बल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। मगर यहाँ पर जो स्फीयर है उसकी वेलोसिटी कम है जिसकी वजह से जो जो स्फीयर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है कम। आगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक समझेंगे, ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक केस कंसिडर करने वाले। तो ये जो मार्बल होगा ये मार्बल ज़्यादा पाथ कवर करेगा, ये जब स्फीयर से कोलाइड कर जाएगा तो उसके कोलिजन के बाद ये रेस्ट पोजीशन पे नहीं आएगा, ये उसके बाद भी कुछ पाथ प्रोवाइड कवर करेगा। मगर ये जो स्फीयर है जब ये दूसरे स्फीयर से कोलाइड करेगा तो दूसरे स्फीयर को अपनी पोजीशन से कर देगा डिस्प्लेस, दूसरा स्फीयर मतलब डिस्प्लेस कर जाएगा अपनी पोजीशन से, क्योंकि जो स्फीयर है इसका मोमेंटम ज़्यादा है मगर ये ज़्यादा पार्ट ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ये मार्बल की तरह कोलाइड होके दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। जब ये कोलाइड हो जाएगा होगा S2 स्फीयर से तो उस केस में ये रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा और जो S2 स्फीयर होगा वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाएगा, क्योंकि ये जो स्फीयर है इसकी जो काइनेटिक है इसकी जो वेलोसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है बोल के ये जो स्फीयर का जो मोशन है वो कम है। तो यहाँ पे हमने मोमेंटम से ये सीखा कि जो मोमेंटम है हमें ये डिस्क्राइब करता है कि बॉडी की फोर्स लगाने की टेंडेंसी कितनी है, और जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली मास कंसीडर कर रहे हैं, मास हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, मगर मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंटम। तो मोमेंटम हमें ये बताता है कि बॉडी की फोर्स लगाने की टेंडेंसी कितनी है। यहाँ पर हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं और जो मोमेंटम होता है वो होता है कंजर्व, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो काइनेटिक एनर्जी हमें ये बताती है कि बॉडी का मोशन कितना है। अगर बॉडी का मोशन ज़्यादा होता है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, अगर बॉडी का मोशन कम होता है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मोर देन द वर्क डन एबिलिटी ऑफ द बॉडी इज मोर। अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो जो बॉडी की जो काम करने की जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमने किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कंसिडर की थी ये केस में,
ये केस में हमने मार्बल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कंसिडर की थी। मार्बल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कंसिडर करने का मतलब ये था कि जो मार्बल की वेलोसिटी है वो है ज़्यादा, तो मार्बल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। मार्बल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जो मार्बल की जो काम करने की जो एबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब जब ये मार्बल ये स्फीयर से कोलाइड कर जाएगा तो कोलाइड के बाद सेम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोलिजन के बाद ये जो मार्बल होगा वो दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेगा। मतलब ये जो मार्बल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़्यादा होने वाला है। दो मार्बल पे लग रहा है फोर्स एफ, और जो मार्बल का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, और एक ही बार दोनों बॉडीज़ पे लगाया गया फोर्स, कॉन्स्टेंटली दोनों पर नहीं लगाया जा रहा है फोर्स, एक ही बार दोनों पर सेम फोर्स लगाया गया है। फिर उसके बाद दोनों पर कोई भी दोनों को जैसे एक बार काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है इंक्रीमेंट, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हो जाता है ज़ीरो। मतलब दोनों के मोशन के टाइम जो एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट करेगा वो करेगा ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर करें, जो मार्बल होगा वो बाउंस बैक खा जाएगा। मतलब एक बार फोर्स लगा और जो मार्बल है वो अपनी पोजीशन से करा डिस्प्लेस, और ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव करने लगा। फिर उसके बाद ये कोलाइड कर जाता है यहाँ पर, कोलिजन के बाद ये मार्बल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और जो मार्बल होता है वो दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर करें तो जो मार्बल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मार्बल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होने वाला है यहाँ पर। अगर हम लोग कंसिडर करें मार्बल का डिस्प्लेसमेंट वो ज़्यादा होने वाला है। मोशन के कंसेप्ट में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या फिर अगर हम लोग सिंपल वर्ड में और अगर सिंपल करके कंसेप्ट को बोले तो जो मार्बल का जो पाथ जो कवर करेगा वो ज़्यादा होगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं मार्बल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मार्बल यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ से इसको मार्बल को रिलीज़ किया गया और यहाँ से मार्बल जाता है और ये स्पेयर से कोलाइड कर जाता है, और फिर उसके बाद मार्बल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये जो मार्बल है वो कुछ इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगता है, ऐसा कुछ। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वर्क डन ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जैसे कि हमें मालूम है जो वर्क डन है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो वर्क डन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स को कांस्टेंट कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो वर्क डन ज़्यादा होने वाला है। तो अगर बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो बॉडी की जो काम करने की जो एबिलिटी होती है वो होती है ज़्यादा। इफ़ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज़ मोर देन द फोर्स एक्सर्ट बाय द बॉडी इज़ मोर, जैसे कि मैंने बोला अगर बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होता है तो बॉडी की जो फोर्स एक्सर्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। और लीनियर मोमेंटम हमें ये बताता है कि बेसिकली कोई भी बॉडी कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकती है अपने मोशन के टाइम। अगर बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होता है तो बॉडी की जो फोर्स एक्सर्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट शो द रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू लिमिट द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे कि मैंने बोला जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें सिर्फ मोशन को डिपेक्ट करती है कि बॉडी का मोशन कितना है। अगर बॉडी का मोशन ज़्यादा होता है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉडी का मोशन कम होता है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। मगर काइनेटिक एनर्जी हमें ये नहीं बताती कि कितना हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी के मोशन को लिमिट करने के लिए, जो कि हमें बताता है मोमेंटम। मोमेंटम हमें ये बताता है कि हमें कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कोई भी एक बॉडी के मोशन को लिमिट करने के लिए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिसके थ्रू मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट होगा वो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। कंसीडर कर लेते हैं एक स्कूटर है और एक है साइकिल, और दोनों स्कूटर पर और साइकिल पर बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है। मतलब एक पर्सन है जो कि लगा रहा है दोनों पर फोर्स। तो दोनों पर फोर्स लगाया जा रहा है, मतलब वो जो पर्सन है वो स्कूटर पे भी फोर्स लगा रहा है, ऐसा एज्यूम करते हुए चल सकते हैं। या फिर हम लोग सिंपली कंसीडर कर लेते हैं दो है पर्सन, दो पर्सन है, दोनों के मासेस सेम है, और एक पर्सन लगा रहा है स्कूटर पर फोर्स और एक पर्सन लगा रहा है साइकिल पर फोर्स। तो जो पर्सन जो साइकिल पर फोर्स लगा रहा है दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है एक पर्सन कम फोर्स लगा रहा है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो पर्सन जो कि स्कूटर पर फोर्स लगा रहा है, तो जो स्कूटर की जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा नहीं होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है स्कूटर की वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी अगर प्रैक्टिकली भी अगर हम लोग ऐसा करके देखते हैं तो, क्योंकि जो स्कूटर का जो मास है वो ज़्यादा होगा, जिसके वजह से स्कूटर की वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी। मगर यहाँ पर अगर हम लोग साइकिल को देखें, साइकिल पे अगर हम लोग सेम फोर्स लगाते हैं तो साइकिल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मगर अगर हम लोग साइकिल का मोमेंटम देखें तो साइकिल का जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, मगर जो स्कूटर का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा। कैसा ज़्यादा होगा, अगर वो स्कूटर अगर कोई भी जैसे कि डस्टबिन से जाके या फिर कोई भी रैंडम पर्सन से जाके अगर कोलाइड कर जाती है तो जो पर्सन या फिर वो जो डस्टबिन या फिर वो जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा जो अपनी पोजीशन से कर जाएगा डिस्प्लेस। और अगर वो साइकिल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से जाके अगर हिट कर जाती है या फिर अगर कोई भी पर्सन से जाके हिट करती है तो जो पर्सन होगा अपनी पोजीशन से उतना डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हुए चल सकते हैं।
या फिर अगर सिंपल सा अगर हम लोग स्पीयर और मार्बल कंसिडर कर लेते, स्पीयर और मार्बल पर अगर हम लोग एग्जांपल कंसिडर करें, तो अगर स्पीयर को अगर हम लोग थ्रो कर रहे हैं, मेटल स्पीयर है हमारे पास और उसको अगर हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो जो मेटल स्पीयर और दोनों पर लगाया जा रहा है सेम फोर्स, तो जो मेटल स्पीयर का मोमेंटम ज़्यादा होगा और अगर वो कोई ऑब्जेक्ट से जाके अगर हीट कर जाता है तो जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा और वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाएगा। मगर अगर सेम मार्बल अगर वो कोई ऑब्जेक्ट से जाके अगर कोलाइड कर जाता है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी पोजीशन से उतना डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि मार्बल का उतना मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ पर अगर स्कूटर अगर वो ऑब्जेक्ट से जाके कोलाइड कर जाती है या फिर पर्सन से जाके कोलाइड कर जाती है, तो जो पर्सन होगा या फिर वो जो ऑब्जेक्ट होगा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होगी वो अपनी पोजीशन से कर जाएंगी डिस्प्लेस। मगर अगर साइकिल जाके अगर कोलाइड करती है तो वो चीज़ अपनी वो जो कोई भी जो चीज़ होगी या फिर जो रैंडम पर्सन होगा अपनी पोजीशन से उतना डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइकिल का मोमेंटम कम है और जो स्कूटर है उसका जो मोमेंटम है वो है ज़्यादा। तो कंसीडर कर लेते हैं वो जो स्कूटर है उस पर जो पर्सन जो फोर्स लगा रहा है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, या फिर सिंपली कंसीडर कर लेते हैं जो स्कूटर है वो नॉर्मली मतलब कोई पर्सन चला रहा है और उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है और उस स्कूटर को रोकना है। तो जो स्कूटर को रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो स्कूटर का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो स्कूटर का जो मास है वो ज़्यादा है। सिमिलरली अगर साइकिल चलाते हुए कोई पर्सन आ रहा है और अगर साइकिल को हमें रोकना है, तो साइकिल को रोकने के लिए हमें उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो साइकिल का जो मोमेंटम है वो उतना ज़्यादा नहीं है और उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी फोर्स लगाते हैं तो जो साइकिल होगी वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएंगी। रफ एग्जांपल हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मगर अगर स्कूटर अगर पर्सन चलाते हुए आ रहा है, अगर कुछ उसकी 10 किलोमीटर ऐसे अगर समझ कंसीडर कर ले तो उसकी उतनी स्पीड ज़्यादा नहीं है स्कूटर की, और अगर उसे हम रोक रहे वैसी स्पीड हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और स्कूटर को अगर हम लोग रोक रहे हैं तो जो फोर्स लगेगा स्कूटर को रोकने के लिए ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्कूटर का मोमेंटम ज़्यादा है। तो यहाँ पर मोमेंटम हमें ये भी बताता है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा कोई भी बॉडी के मोशन को लिमिट करने के लिए। मगर काइनेटिक एनर्जी हमें ये नहीं बताती है कि कितना फोर्स लगेगा कोई भी बॉडी के एक्सटर्नल फोर्स को लिमिट करने के लिए। अगर बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होता है तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है बॉडी के मोशन को लिमिट करने के लिए वो ज़्यादा होगा। अगर बॉडी का मोमेंटम कम होता है तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा बॉडी के मोशन को लिमिट करने के लिए वो कम होने वाला है। मगर काइनेटिक एनर्जी हमें ये नहीं डिपेंड करती है कि हमें कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी के मोशन को रेसिस्ट करने के लिए। अभी और एक डिफरेंस कंसिडर कर लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो डिपेंड करती है कि वर्क कितना किया जा रहा है, और जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है कि बॉडी का फोर्स कितना चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। काइनेटिक एनर्जी जैसे कि मैंने बोला, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है कि बॉडी पे कितना वर्क किया जा रहा है। कंसीडर कर लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल, कार कंसीडर कर लेते हैं। कार रेस्ट पोजीशन पे, कार नहीं चल रही है, इसका मतलब जो कार का जो इंजन है वो कुछ काम नहीं कर रहा है। कार चलने लगी, कार का मोशन होने लगा, इसका मतलब जो कार का जो इंजन है वो काम करने लगा। कार और स्पीड में चलने लगी, कार का और मोशन बढ़ने लगा, मतलब कार की वेलोसिटी इंक्रीज़ करी, कार का और मोशन इंक्रीज़ किया, इसका मतलब जो कार का जो इंजन है वो ज़्यादा काम कर रहा है। कार की एकदम ज़्यादा वेलोसिटी है, कार का एकदम ज़्यादा मोशन है, इसका मतलब जो कार का जो इंजन है वो एकदम ज़्यादा काम कर रहा है। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, कॉन्क्लूजन ये निकल के आ रहा है, जितना ज़्यादा इंजन काम कर रहा है उतनी ज़्यादा कार का वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। जितना कम इंजन काम कर रहा है उतनी कम कार की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, जिसके वजह से उतनी ही कम कार का मोशन में आ रहा है इंक्रीमेंट। मतलब जितना इंजन काम कर रहा है उतनी कार की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, उतना ही कार का मोशन हो रहा है। जितना इंजन अगर कम काम करेगा उतनी कम वेलोसिटी होगी, उतना कम कार का मोशन होगा। तो बॉडी पे कितना काम किया जा रहा है वो डिसाइड करता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है बॉडी की। जैसे कि अगर कार का इंजन अगर काम नहीं कर रहा हो तो कार की वेलोसिटी होगी ज़ीरो, मतलब बेसिक सी बात है, कार मोशन में नहीं होगी, कार रेस्ट पोजीशन में होगी। अगर कार का इंजन अगर काम करने लगता है तो कार में मोशन आने लगेगा, कार की वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से कार का मोशन इंक्रीज़ करेगा। अगर कार का इंजन एकदम ज़्यादा काम करता है तो जो कार की जो वेलोसिटी होगी वो एकदम ज़्यादा होगी, इसका मतलब कार का जो मोशन होगा वो ज़्यादा होने वाला है। तो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है कि बॉडी पे कितना काम किया जा रहा है। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसीडर करें, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम लोग ज़्यादा मतलब उसको हम लोग फोर्स लगा के, या फिर अगर उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि हमने जो बेसिक सा जो एग्जांपल होता है, जो क्रिकेटर्स लोग जो बॉल जो थ्रो करते हैं
उसमें लोग ज़्यादा मतलब रन करके आते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस से और उसके बाद बॉल को थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से जो बॉल होता है वो एक ज़्यादा मतलब पार्ट ट्रैवल करता है, फिर जो बॉल का जो मोशन होता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेसिकली जो क्रिकेटर्स लोग हैं वो ज़्यादा मतलब दूर से भागते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बॉल का जो मोशन होगा वो ज़्यादा होने वाला है। या फिर सिंपली कार का एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं, कार या फिर इंजन का। अगर बॉडी पे अगर ज़्यादा काम किया जा रहा है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की डिपेंड करती है कि बॉडी पे कितना काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है इम्पल्स के ऊपर। अभी जो इम्पल्स है वो क्या है, इम्पल्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स। जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है कि जो बॉडी का जो फोर्स है वो पर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, या फिर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स है बॉडी पर, मतलब जो बॉडी पर जो फोर्स जो चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो कितना है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। अभी आगे हम लोग देख लेते हैं इम्पल्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है और उसका क्या रिलेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू मोमेंटम। तो यहाँ पर अगर बॉडी, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि फोर्थ एग्जांपल सेम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, अगर बॉडी पर ज़्यादा काम किया जा रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है कि बॉडी पे कितना काम किया जा रहा है। अगर ज़्यादा काम किया जा रहा है बॉडी पे तो जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। अगर कम काम किया जाता है बॉडी पे तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है कि बॉडी पे फोर्स कितना चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब बॉडी का मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इंक्रीजिंग देन द मोमेंटम विल ऑल्सो इंक्रीज। मतलब जो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसमें कितना चेंज आ रहा है। अगर बॉडी पे फोर्स लग रहा है, अगर बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स जो कि बॉडी पे एक्ट कर रहा है, अगर वो ज़्यादा होता है तो बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स अगर कम होता है तो जो बॉडी का जो मोमेंटम है वो कम होने वाला है। सिंपल सा एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। एक है ऑब्जेक्ट जिस पे आप लगा रहे हो फोर्स, या फिर कंसिडर कर लेते हैं वो स्कूटर ही है, उस स्कूटर पे लगा रहे हो फोर्स और वो स्कूटर को कोई चला नहीं रहा है, सिंपली स्कूटर पे कोई एक पर्सन बैठा और उस स्कूटर को और वो पर्सन को आप लगा रहे हो फोर्स। आपने लगाया कांस्टेंट फोर्स, उसके बाद वो स्कूटर की होगा एक सर्टेन मोमेंटम, मगर आपने अचानक से और ज़्यादा फोर्स लगाया। या फिर कंसिडर कर लेते हैं आपका एक फ्रेंड आता है और आप दोनों मिलकर वो स्कूटर पे लगाते हो फोर्स, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो डबल हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो फोर्स है वो चेंज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर फोर्स इंक्रीज़ कर रहा है तो जो स्कूटर का जो मोमेंटम होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा। सिमिलरली और कोई अगर 3 पर्सन अगर वो स्कूटर को अगर फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स 3 टाइम इंक्रीज़ करेगा, जिसके वजह से स्कूटर का जो मोमेंटम होगा या फिर जो स्कूटर की जो फोर्स एक्सर्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स के ऊपर, जिसको इम्पल्स भी बोलते हैं। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स अगर ज़्यादा है तो बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स कम है तो जो बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो कम होने वाला है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लोग डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, और जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को जैसे मैंने बोला, अगर कोई ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ज़्यादा होता है। बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बॉडी का डिस्टेंस ज़्यादा होने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी को हमेशा हम लोग डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मोर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज़ मोर। जैसे कि मैंने बोला था मार्बल का केस हमने कंसीडर किया था, मार्बल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था जिसकी वजह से जो मार्बल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ज़्यादा कवर करेगा, क्योंकि जो मार्बल की जो काइनेटिक एनर्जी थी ज़्यादा थी। मार्बल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से मार्बल ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जिसकी वजह से जो मार्बल का जो डिस्टेंस कवर करने की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती। तो अगर बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो जो बॉडी की जो डिस्टेंस कवर करने की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है बॉडी की तो बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगी, अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम है तो बॉडी कम डिस्टेंस कवर करेगी। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लोग डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हमेशा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है कि बॉडी पर फोर्स कितना चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स अगर ज़्यादा होता है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स कम होता है तो मोमेंटम कम होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मोमेंटम अगर इम्पल्स ज़्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स को भी हम लोग इम्पल्स ही बोलते हैं, तो अगर इम्पल्स ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है, और अगर इम्पल्स कम है तो मोमेंटम कम है। एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी का अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है, अगर कोई बॉडी अगर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की अगर वेलोसिटी के साथ अगर ट्रैवल कर रही है तो बॉडी के मोशन को
ज़ीरो करने के लिए या फिर बॉडी को रेस्ट पोजीशन पे जाने लाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। सिमिलरली अगर उसका एक्सेलरेशन कम होता है, अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है, तो बॉडी को रेस्ट पोजीशन पे लाने के लिए या फिर वो बॉडी के जो मोशन है उसको ज़ीरो करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली जो मोमेंटम है, अगर कोई बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स है वो ज़्यादा है, तो मोमेंटम को ज़ीरो करने के लिए या फिर वो मोमेंटम को लिमिट करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा, और वो मोमेंटम को लिमिट करने के लिए या फिर वो मोमेंटम को रेसिस्ट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। सिमिलरली अगर कोई बॉडी का अगर मोमेंटम कम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स कम है, जिसके वजह से वो बॉडी के मोमेंटम को लिमिट करने के लिए जो टाइम जो लगेगा वो कम टाइम लगेगा। तो इसलिए जो मोमेंटम होता है उसको कैलकुलेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इफ़ मोमेंटम इज़ मोर देन द इम्पल्स वुड बी मोर एंड हैज़ रिक्वायर टू लिमिट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स वुड बी मोर। तो यही सेम लिखा गया है यहाँ पर। अगर बॉडी का अगर इम्पल्स ज़्यादा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स ज़्यादा होता है, तो बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होता है। अगर बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होता है तो जो टाइम लगेगा बॉडी के मोमेंटम को रेसिस्ट करने के लिए या फिर बॉडी को रेस्ट पोजीशन पे लाने के लिए वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है। सिमिलरली अगर बॉडी का मोमेंटम अगर कम होता है तो मोमेंटम कम होने की वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स होगा वो कम होने वाला है, जिसकी वजह से बॉडी को रेस्ट पोजीशन पे लाने के लिए या फिर वो मोमेंटम को लिमिट करने के लिए या फिर रेसिस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कंसीडर कर लेते हैं सेम मार्बल है, या फिर छोटा सी कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, या फिर मार्बल ही कंसीडर कर लो। ये मार्बल है और ये है स्पीयर, दोनों पे लग रहा है कांस्टेंट फोर्स एफ। और ये जो मार्बल की जो वेलोसिटी है वो है 200 मीटर पर सेकंड, और ये जो मार्बल का जो मास है वो है 0.012 किलोग्राम। सिमिलरली ये जो स्पीयर है इसकी जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड, और इसका जो मास है वो है 7 किलोग्राम। अभी हम लोग दोनों का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, दोनों का मोमेंटम कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो उसके लिए हम लोग मोमेंटम का इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, P इज इक्वल टू एम वी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी डेटा को हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेते हैं दोनों केसेस में। तो अगर हम लोग मार्बल के केसेस में, अगर हम लोग मार्बल का केस कंसीडर करें, मार्बल के केस में जो मोमेंटम है वो है 2.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। स्पीयर के केस में जो मोमेंटम है वो है 28 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सिमिलरली मार्बल के केस में काइनेटिक एनर्जी है 240 जूल, स्पीयर के केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 56 जूल। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो बॉडी का मोशन ज़्यादा होगा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। अगर कोई भी बॉडी में एनर्जी है, अगर कोई भी बॉडी में अगर ज़्यादा एनर्जी है तो बॉडी की काम करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, अगर उसमें ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा रन कर सकता है। अगर कोई पर्सन है और उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं है तो ज़्यादा रन नहीं कर पाएगा। सेम केस एप्लीकेबल है ये मार्बल के केस में भी। अगर मार्बल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा मतलब डिस्टेंस कवर कर पाएगा, और अगर उसकी ज़्यादा मतलब अगर उसमें ज़्यादा अगर एनर्जी नहीं है, सिमिलरली अगर मार्बल में अगर ज़्यादा एनर्जी एसोसिएटेड नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो जो मार्बल होगा वो उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर स्पीयर का मार्बल का जो मोमेंटम है वो है 2.4 किलोग्राम, स्पीयर का मोमेंटम 28 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी 240 जूल। इस केस में मार्बल के स्पीयर के केस में काइनेटिक एनर्जी 56 जूल। तो हम लोग देख सकते हैं ये क्लियरली प्रूव्ड है कि मार्बल के ये जो स्पीयर का केस है उसमें मोमेंटम ज़्यादा है जो कि है 28 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और जो मार्बल का केस है उसमें मोमेंटम कम है जो कि है 2.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मगर ये जो मार्बल का केस है इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है जो कि है 240 जूल, मगर ये जो स्पीयर का केस है इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 56 जूल। सो ड्यू टू मोर काइनेटिक एनर्जी द डिस्टेंस विच दिस बॉल will cover would be more, but force exerted by the ball is less due to the less momentum। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के वजह से जो बॉल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ज़्यादा कवर करेगा, मगर इसका मोमेंटम कम है, मगर इसका जो मोमेंटम होगा वो कम होने वाला है, मतलब इसकी फोर्स लगाने की टेंडेंसी कम होने वाली है। सिमिलरली अगर हम लोग ये स्पीयर को कंसिडर करें, ड्यू टू लेस काइनेटिक एनर्जी द डिस्टेंस विच अ बॉडी विल कवर इज लेस, बट फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी वुड बी मोर, हैंस मोमेंटम इज मोर। इस मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से ये स्पीयर की काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से ये जो स्पीयर होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस या फिर इसका मोशन उतना ज़्यादा नहीं होगा,
मगर इसका जो मोमेंटम है स्फीयर का मोमेंटम ज़्यादा होने वाला है। इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स या फिर जो स्फीयर की जो फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होने वाली है। मतलब ये जो स्फीयर है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी मगर इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगा मगर इसकी फोर्स लगाने की टेंडेंसी ज़्यादा होने वाली है। काइनेटिक एनर्जी के केस में हम लोग वेलोसिटी का स्क्वायर कंसीडर करते हैं और जो मोमेंटम होता है उसमें हम लोग वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं कंसीडर करते। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी और जो मोमेंटम होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। जो काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल और जो मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है और जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यही है बेसिक काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच के डिफरेंसेस।